ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। मैं सिर्फ क्लास 9th के बच्चों से बात कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार कमेंट में लिख के बता दीजिए अगर आवाज़ आ रही है तो। ठीक है, लिखिए यस, लिख के दिखाइए कि वॉइस क्लियर है कि नहीं मेरी। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इस टॉपिक पे आने वाली है वीडियो। बेसिकली आज हम क्लास 9th SST पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर्स बता देता हूँ कि आपकी पॉलिटी में कितने चैप्टर्स हैं। देखो, जो सबसे पहले वाला जो चैप्टर है ये पहले था, डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड। ये जो था ये CBSE ने इस बार सिलेबस से हटा दिया है। तो अगर आपकी बुक्स में ये वाला सिलेबस है, मतलब चैप्टर है, तो इस चैप्टर को मत पढ़ना, ये सिलेबस में नहीं है। जो नई बुक्स आएंगी उन बुक्स में तो आपको ये चैप्टर दिखेगा नहीं, जो पुरानी बुक्स हैं उनमें तो रहेगा। तो देखा जाए तो आपका जो पहला चैप्टर है वो ये है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। फिर दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, देन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। तो बेसिकली आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, क्योंकि पहला वाला तो कट गया। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसे हम लाइन बाय लाइन में इसे एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ताकि आपको जो है आगे जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने चैप्टर जो अच्छे से ये वीडियो देख लिया, जो मैं एक्सप्लेन करूँ उसे अच्छे से समझ लेना, और कुछ नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैप्टर जो शुरू करेंगे अभी हम शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी होती क्यों है, यानी लोकतंत्र के क्या क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दे रखा है कि क्योंकि चैप्टर कट चुका है पहले वाला, तो उस चैप्टर से रिलेटेड वो भी डेमोक्रेसी पे बेस्ड था। उसमें ये सब दी हुई थी कि कैसी के दूसरी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी किस तरीके की थी, है ना, वो कौन सी गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो फर्स्ट चैप्टर में था। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में जो है वो सब पिछले चैप्टर का दिया है, तो इसलिए मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। देखो ये पहले वाले चैप्टर में, क्योंकि अब तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसमें स्टोरीज थी, अलग अलग कंट्रीज़ की डेमोक्रेसीज थी। जैसे हमने चील के बारे में पढ़ा था, पोलैंड था और घाना था। देखो, ठीक है, तो बेसिकली जो इस चैप्टर में पढ़ने का जो हमारा स्टार्ट करेंगे हम पढ़ने का, वो इधर से शुरू होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, वन इज़ डेमोक्रेटिक एंड अदर इज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको मीनिंग पता है क्या किसी को? लोकतंत्र, जिसमें जो है लोग अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को खुद चुनते हैं, यही वही गवर्नमेंट कहलाती है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही कहलाती है जिसमें कि पीपल अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में यहाँ लिखा है कि हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। तो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा स्टोरी दिया हुआ है, मैं पूरा पढ़ के बताऊँगा आपको। ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है। टीचर है मटिल्डा, वो अपने जो उसमें क्लास के बच्चे हैं उनसे जो कुछ क्वेश्चंस पूछती है, बच्चे उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैरी क्या कहती है, मैरी आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड 1 होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैरी ये कहती है कि पहले वाले चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा, अलग अलग कंट्रीज़ में हमने डेमोक्रेसी को स्टडी किया, फिर अब डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद फिर उसकी जो मैडम है, मैडम ये कहती हैं कि आप ये बताइए कि आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन आवर एवरीडे लाइफ, वी यूज़ लाइक पेन, रेन और लव। हम जो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे पेन हो गया, रेन हो गया, तो क्या हमें इनकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? हमें इनकी डेफिनेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। हमें क्लियरली जानना होता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है
और अच्छे से हमें उस चीज़ की नॉलेज गेन करनी होती है। तो वही कारण है कि हम डेमोक्रेसी को वापस से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो फिर मैरी क्या कहती है कि वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है। फिर से मैडम ये बोलती है कि आप ये बताइए कि जैसे ड्रीजल होता है या फिर क्लाउड ब्रस्ट होता है, यानी अगर कहीं बूंदाबांदी होती है, कहीं बादल फटता है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं रेन से, बारिश होने से कैसे अलग है, यानी बारिश और बादल फटने में क्या अंतर है। तो हमें इसकी डेफिनेशन की तो पता लगानी पड़ेगी ना। इसी तरीके से ही यही बात है कि हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी जाननी होगी, ठीक है। उसके बाद एक और स्टूडेंट है रिबांग, वो कहता है कि मैम जो हमें डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट जो डेफिनेशन है वो तो अब्राहम लिंकन ने पहले से ही दे चुके हैं। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। वो तो पहले से ही डेफिनेशन दे चुके हैं, तो अब हमें अपनी नई डेफिनेशन देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, ठीक है। अब ऐसी क्या नीड हुई कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत है। तो उसकी मैडम ये कहती है कि आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैडम ये कहती है कि जो अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी है वो ज़रूरी नहीं है कि हम चेंज करें उससे, लेकिन द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग द डेमोक्रेसी इज़ दैट वी डिफाइन डेमोक्रेसी इन आवर टर्म्स, हम अपनी भाषा में डेमोक्रेसी को समझें। ये तो अब्राहम लिंकन ने बोला कि ज़रूरी नहीं कि जो अब्राहम लिंकन ने बोला कि डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट है पीपल की, बाय द पीपल है एंड फॉर द पीपल है, लेकिन ये रियल लाइफ में तो कहीं सच नहीं होता, ट्रू तो नहीं होता। तो इसीलिए मैडम ये कहती है कि हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर से एक और स्टूडेंट हैं योलांडा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वो कहती हैं कि क्या मैं उन्हें सजेस्ट करूं कुछ। वी डोंट नीड टू लुक एनी डेफिनेशन, हमें कोई डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर वेयर द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स, उसने कोई वर्ड डेमोक्रेसी पढ़ा है जो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेशिया। इन ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल, सो डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल, दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग अकॉर्डिंग टू योलांडा। तो हमें बहस करने की क्या ज़रूरत है। फिर मैम क्या कहती है कि दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। फिर आगे उनकी मैडम ये कहती हैं, यहाँ से देखेंगे कि जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, आप जो है कंप्यूटर्स के बारे में सोचिए। जब कंप्यूटर्स को स्टार्टिंग में बनाया गया था तो सिर्फ वो ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होते थे, लेकिन क्या आज के ज़माने में हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए? नहीं, हमारे पास कैलकुलेटर्स आ गए, मोबाइल में कैलकुलेटर आ गए हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। इसीलिए डेफिनेशन जो हमारी डेमोक्रेसी की जो बड़े बड़े लोगों ने दी है वो ज़रूरी नहीं है कि आज भी वही डेफिनेशन लागू हो जो पहले थी, ठीक है। सो दीज आर, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, पूरा पैराग्राफ को मैंने डिफाइन कर दिया। फिर मेरी जो स्टूडेंट है वो कहती हैं, सो बेसिकली मैम यू आर सेइंग दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट मैटर आवर सेल्व्स। फिर मैडम ये कहती हैं कि येस यू आर राइट, लेट अस नाउ डिस्कस द डेमोक्रेसी। ओके, तो देखिए यहाँ जो है एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है आप ही की बुक का। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है क्योंकि ख़रीद नहीं पा रहे होगे, पूरी शॉप बंद है, तो मैं आपको इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा। आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बेसिकली हमारी रियल लाइफ में डेफिनेशन डेमोक्रेसी की यही है कि डेमोक्रेसी में लोगों को नहीं पूछा जाएगा, लोगों को दूर रखा जाएगा और लोगों को ख़रीदा जाएगा। यही बेसिकली डेफिनेशन हो गई है आजकल डेमोक्रेसी की। तो ये लड़की ने यही क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो ये कहती है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। जिनमें कि रूलर्स जो हैं, जैसे कि कोई रूलर कोई MP है या कोई नेता है, ये सब जो है लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, यही हमारी डेमोक्रेसी होती है। पर ये जो डेफिनेशन है स्टार्टिंग में ही हमें बहुत यूज़फुल लगती है, लेकिन जब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं
और जो हमारी कंट्रीज़ में कंडीशंस हैं वो सब देखते हैं, तो ये डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है ये हो जाती है गलत। ठीक है, वही चीज़ को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। बहुत सी कंट्रीज़ में रूलर रहता है, ऐसा होता है कि किंग का बेटा ही किंग बनेगा या जिसके हाथ में पावर होगी वही रूल करता जाएगा, लेकिन हमारी इंडिया में या कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। उनमें जो है लोग अपने नेताओं को हर कुछ साल में, बेसिकली हमारी कंट्री में तो हर 5 साल में, और कंट्रीज़ का अलग हो सकता है, उनमें भी सेम हो सकता है। ठीक है, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो म्यांमार के जो आर्मी रूलर्स हैं वो इलेक्ट नहीं होते पीपल द्वारा। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। बेसिकली जो आर्मी को कंट्रोल कर लेते हैं वही वहाँ के रूलर बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नेपाल की बात करते हैं, देखो ये पिनोशेट का जो है ये पूरे फर्स्ट चैप्टर का है पूरा, तो इसलिए मैं थोड़े जो फर्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हो सकता है स्किप भी कर सकता हूँ, है ना। द किंग्स ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरब है तो वैसे भी पूरा ही ये पैराग्राफ फर्स्ट चैप्टर से ही, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम। ऐसा नहीं है कि नेपाल के किंग और सऊदी अरेबिया के जो रूल होता है कि लोगों ने उन्हें चुना है, बिकॉज वो राजा इसलिए हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब वो राजाओं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए ये डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो ट्रू नहीं होती है, जो हमने ऊपर पढ़ी है अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, जो यहाँ पे लिखा है, एक मिनट वेट करिए आप, कि फॉर एवरी गवर्नमेंट वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो, दैट इज़ वाई वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट। बेसिकली हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है, जिस गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक है यानी डेमोक्रेसी है, क्या वो रियली में डेमोक्रेसी को, रूल्स को फॉलो करती है या नहीं, क्या वो रियली में लोकतंत्र को फॉलो करती है या नहीं, हम यही चीज़ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, देखें यहाँ डेमोक्रेसी का एक हमें लोगो दे रखा है। बेसिकली ये जो लोगो है ये कार्टून है। कार्टून जो है ये दे रखा है जब इलेक्शन हुए थे इराक में विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो एम है ये क्यों लिखा गया इस तरीके से, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या फीचर्स होंगे डेमोक्रेसी के, एक एक वर्ड को डिफाइन करेंगे। इस पर हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो डेफिनेशन तो यही रहेगी, एग्जाम पे भी यही लिखना है आपको, तो अच्छे से रट लेना इस चीज़ को। अब हम देखते हैं कि ये रूलर्स कौन हैं, ये इलेक्शंस क्या होते हैं, और आखिर ये पीपल कौन है, और फाइनली गवर्नमेंट किसकी फॉर्म होती है। तो वही चीज़ पढ़ेंगे हम। पहले पॉइंट में दे रखा है हु आर द रूलर्स, विच ऑफिशल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट। मतलब कि जो रूल करने वाले हैं ये आखिर कौन होते हैं, ये किस तरीके से इनकी चुनाव प्रक्रिया होती है, किस तरीके से इनको चुना जाता है कि ये लीडर बनेंगे, या इन्हें जो है इन्हें अपनी पार्टी से कौन से लीडर खड़ा करना है, पार्टीज कैसे डिसाइड करती हैं वो सब पढ़ेंगे। इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इलेक्शंस की, वो लोग आखिर कौन होते हैं जो वोट दे सकते हैं। क्या आप लोग वोट दे सकते हैं क्लास 9th वाले? नहीं, वोट देने का अधिकार इंडिया में उन्हीं को है जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। ये चीज़ बहुत कॉमन है, आपको पता होगी। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो वोट दे सकते हैं? ठीक है, क्या सभी लोग वोट दे सकते हैं कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन रहेगा। और फाइनली जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती है क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में ही, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रखा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ थे जो मिलिट्री कूप के में हेड थे 1999 में। इन्होंने क्या किया कि
वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रू कर दिया, मतलब उसके ऊपर अपना अधिकार जमाया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बना लिया। मतलब ये आर्मी के लीडर थे जो वहाँ की पहले से गवर्नमेंट चल रही थी, उसके ऊपर अधिकार जमाया और खुद बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद लेटर ही चेंज द डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। उसने फिर अपनी जो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन थी उसको बना दिया प्रेसिडेंट 2002 में एक रेफरेंडम पास करके। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वाले और जितने भी डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ जो है सब जो है सक्रिय हो गए मतलब सब इस चीज़ में क्वेश्चन करने लगे कि आखिर उन्होंने अपनी पोजीशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव की थी वो प्रेसिडेंट में कैसे चेंज कर दी। उसके बाद हुआ ये कि जब रेफरेंडम पास कर दिया उन्होंने, यहाँ से है ये, फिर उनके ऊपर जो है फ्रॉड का केस लगा। इन अगस्त 2002 ही इशूड आ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ही मीन्स जनरल मुशर्रफ। उन्होंने क्या किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ऐड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ क्या था ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज, कि जो भी प्रेसिडेंट होगा वो जो है डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। उन्होंने एक बार और बताई कि जो भी कैबिनेट का काम होगा वो सब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखेगी, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है कौन, जो कि उनके खुद के ही मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस कराए गए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में। सो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और रिप्रेजेंटेटिव भी आ गए, बट द फाइनल पावर जो थी, जो आखिरी में जो पावर थी अभी भी मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। ठीक है, क्योंकि वही इलेक्शन करा रहे थे, वही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे थे, उन्होंने ही कुछ नया रूल लाए थे, तो पावर तो उन्हीं के हाथ में थी ना इलेक्शन होने के बावजूद भी। तो कहने का मतलब ये है, क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो क्या आप समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी रही होगी? माना कि लोगों ने अपने लीडर को चुना, लेकिन किसके दबाव में आके? जनरल मुशर्रफ के, मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में अभी भी पावर थी, तो ये डेमोक्रेसी कैसी हुई? लोगों का अधिकार कहाँ गया इसमें? तो हम तो नहीं समझते ये डेमोक्रेसी होगी, बट मानते हैं इसे ऐसा। लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या आप ये समझते हैं कि रूलर्स को लोगों ने इलेक्ट किया था पाकिस्तान में? नहीं। पीपल मे हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रियली द रूलर्स। बेसिकली ये रूलर्स जो थे उनकी मुशर्रफ की और मिलिट्री पावर्स की कठपुतलियाँ थी, जो वो कहते थे वही ये रूलर्स करेंगे। जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो जो है रेस्ट होगा, मतलब डिसीजन जो लिया जाएगा वो आर्मी ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के द्वारा ही लिया जाएगा। नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो बेसिकली रूल जो था, गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी बोलेंगे, लेकिन इसमें रूल जो चल रहा था मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ का था। और ऐसा जो है बहुत सारी डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज़ में होता है, जिनमें सिंगल रूल करते हैं या फिर जिसके हाथ में पावर्स होती है वही रूल करता है, या जो राजा होता है वही आगे भी राजा बनता है या लीडर बनता है। दे फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। माना कि उनकी पार्लियामेंट भी और गवर्नमेंट भी है, बट उनकी जो रियल पावर है वो उनके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथ में। पावर किसके हाथ में है? उन मिलिट्री ऑफिसर्स की और जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी। इससे पहले वाले चैप्टर में जो कि हट चुका है, हमने पोलैंड और रशिया के बारे में भी पढ़ा था। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा इसमें कि डेमोक्रेसी जो है, एक पहला फीचर पढ़ा कि डेमोक्रेसी में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। बेसिकली कहना ये क्या चाहते हैं पहले फीचर में कि जो पावर है वो उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए जो जिन लीडर्स को लोगों ने चुना है, ना कि उनके हाथ में जैसे कि पाकिस्तान में थी उन मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में या फिर जनरल मुशर्रफ के हाथ में।
तो पहला फीचर यही है कि लोगों ने जिसको चुना है वही लीडर के हाथ में सारी की सारी पावर्स होंगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि चुनाव जो होने चाहिए फ्री होने चाहिए, फ्रीली, किसी के दबाव में नहीं होने चाहिए, कोई पार्टी एक दूसरे पे विरोध ना करे, कोई पार्टी किसी इनको अपने जो वोट्स हैं या वोटर्स हैं उनको खरीदे ना। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है। देखिए हर एक फीचर में एक एग्जांपल हर कंट्री का आपको ज़रूर मिलेगा, तो हमें वो पढ़ना है। जैसे पाकिस्तान का भी पढ़ा है ना, ऐसे अब चाइना का पढ़ेंगे। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड द क्वांगो रेनिमिन डेबायू दुहाई नेशनल पीपल कांग्रेस। ज़्यादा नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, तो इलेक्शन जो है पार्लियामेंट में चाइना में हर 5 साल में होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो लाइन बाय लाइन पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको जो है रीडिंग करनी है एक एक वर्ड की, ताकि आपकी इससे जो है चैप्टर तो होगा ही, आपकी ग्रैप्स करने की, नॉलेज ग्रैप्स करने की पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, याद भी रहेंगी चीज़ें जब खुद से रीड करोगे और फिर कोई समझाएगा तो। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो नेशनल पीपल कांग्रेस जो है उसके पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सके। ठीक है, और उसमें जो है लगभग 3000 मेंबर्स हैं पूरे चाइना से। सम मेंबर्स आर द इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स जो आर्मी के द्वारा भी इलेक्ट होते हैं। इलेक्शंस के कंटेस्ट होने से पहले ही अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है कैंडिडेट को। ठीक है, ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन द 2002 एंड 2003 की बात हो रही है कि उन्हीं मेंबर्स को मौका दिया गया था जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे या फिर जो छोटी छोटी 8 पार्टियां थी उनके मेंबर थे। तो क्या आपको लगता है कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही होती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years। तो यहाँ तक तो हमने चाइना की बात करी। अब यार मैक्सिको पे चलते हैं कि उसकी आज़ादी के बाद से ही 1930 से ही इलेक्शंस होने लगे और हर 6 साल में प्रेसिडेंट को चुना जाता था। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, यानी कोई डिक्टेटर रूल जिसमें एक ही शासक होता है ऐसा नहीं था कभी भी, और ना मिलिट्री का रूल था। बट अंटिल 2000 सन 2000 तक एवरी इलेक्शन was won by the party called PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई मिलिट्री रूल नहीं था, कोई लीडर्स को आर्मी वाले नहीं चुनते थे, लेकिन फिर भी सन 2000 तक एक ही पार्टी जीतती आ रही थी। ठीक है, क्या रीज़न था वही चीज़ पढ़ेंगे। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस। दूसरी पार्टीज चुनाव में तो खड़ी होती थी बट कभी कोशिश मतलब कभी जीत नहीं पाई मैक्सिको में। द PRI जो वहाँ की पार्टी थी नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स, मतलब वो अलग अलग तरीके से आइदर लोगों को पैसे दे के पार्टियों को खरीद कर जीतते थे। तो क्या आप ऐसा समझते कि डेमोक्रेसी होगी? नहीं। ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। सारी पार्टी मीटिंग्स करनी पड़ती थी। जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे यूज टू फोर्स पार्टीज टू वोट फॉर द PRI, मतलब उन्हें फोर्स किया जाता ज़बरदस्ती कि वो उस पार्टी को ही वोट दें, इसीलिए पार्टी इतने सालों जीतती आ रही थी। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द अपोजिशन, यानी जो दूसरी पार्टीज थी उनको मीडिया नोटिस ही नहीं करती थी और इनकी पूरी गलतियों को भी छिपा देती थी मीडिया। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो पोलिंग बूथ्स होते जहाँ वोट डलती थी वो शिफ्ट कर दिए जाते थे दूसरी जगह पे। तो सोचिए कितना ज़्यादा करप्शन था मैक्सिको में, और सबको लग रहा था कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जिसमें लोगों की सरकार होगी, लोग चलाएंगे और लोगों की ही सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था।
which made it difficult for the people to cast their votes. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. ठीक है, तो PRI ने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया हुआ है। तो क्या हम कंसिडर कर सकते हैं अबव पार्टीज़ को कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? नाम तो था लेकिन इनके काम नहीं थे डेमोक्रेसी वाले। रीडिंग दोज एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन चाइना इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल बाय सीरियस चॉइस, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी। कैंडिडेट्स को अप्रूवल लेना होता था आर्मी वालों से। मैक्सिकन लोग जो लोगों को पैसे देते थे, खरीद लेते थे, टीचर्स को फोर्स करते थे वोट देने के लिए कि उन्हीं पार्टी को वोट दें। तो ये सब जो है डेमोक्रेटिक के फीचर नहीं हो सकते। तो इस एग्जाम्पल से हमने जो दूसरा फीचर है ये समझा कि डेमोक्रेसी मस्ट बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो डेमोक्रेसी है हमारी इलेक्शन डेमोक्रेसी के अंदर फ्री होने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी फोर्सफुली, और फेयर होने चाहिए। और जो कि पावर्स में अभी हैं उनका भी हारने का चांस उतना ही होना चाहिए जितना कि दूसरे लोगों का है जीतने का। ऐसा नहीं है कि जो पहले से ही बनी आ रही है पार्टी जीतती आ रही है कि वही जीतती चली जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका अब थर्ड फीचर पढ़ते हैं। अगर थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट ले सकते हो 5 सेकंड का। नेक्स्ट जो फीचर है थर्ड फीचर, देखो रेस्ट आप करना, मैं भी रेस्ट करूंगा लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद। और आप जब ये वीडियो चल रही होगी ना ऐसे, तो आप पॉज नहीं कर सकते। जब वीडियो पूरा एकदम स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगा फिर जब वापस देखोगे जब कहीं भी पॉज कर सकते हैं। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब एक इंसान एक ही वोट दे सकता है और उस वोट की वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो बेसिकली कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल लेते हैं। इन सऊदी अरब विमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। लेकिन अभी जो है कुछ ईयर्स पहले सऊदी अरब में जो है वोट देने का अधिकार था, लेकिन बहुत सालों से सऊदी अरब में विमेंस जो थी, औरतें वोट देती नहीं थी। बड़ी इत्तेफाक की बात है कि वोट ही नहीं देती थी, लेकिन अभी कुछ साल पहले दे चुकी हैं सऊदी अरब में। लेकिन हम पहले की बात करते हैं कि ऐसी कंट्रीज़ भी थी जो विमेंस जो है वोट नहीं देती थी वहाँ पे। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स, एस्टोनिया भी एक कंट्री है, सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट द पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो रशियन माइनॉरिटी को पीपल बिलोंग करते थे उन्हें वोट देना बड़ा मुश्किल होता था, है ना। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट इज़ इंडिजीनियस, हैज़ मोर देन 1 वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियान वैल्यू। मतलब इनकी वोट की जो कीमत है इनकी वोट की कीमत से कम है इंडियन फिजियान की वैल्यू। ठीक है, तो जो थर्ड प्रोसेस है वो ये कहता है, जो प्रोसेस नहीं फीचर, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये हमें तीसरा फीचर देता है। ठीक है, तीसरा फीचर ये है कि ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। दिस इज़ द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हमने 3 फीचर पढ़े हैं डेमोक्रेसी के। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स। फिर से एक कंट्री का एग्जांपल होगा। देखो हमने पाकिस्तान का एग्जांपल पढ़ा, चाइना का पढ़ा, देन मैक्सिको पे पढ़ा, सऊदी अरेबिया का भी देखा, एस्टोनिया का भी पढ़ा। तो आपको कंट्रीज़ के एग्जांपल तो याद करने क्या, समझ लो अच्छे से, क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ के साथ, वो तो आपको पता ही है। जिम्बाब्वे अटेंड अ इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी इन 1980। जिम्बाब्वे को आज़ादी मिल गई थी वाइट माइनॉरिटी से सन 1980 में। सिंस द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द ZANU-PF, ये पार्टी का नाम है, द पार्टी दैट लेड फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल से मतलब स्ट्रगल करके फ्रीडम दिलवाई थी वाइट माइनॉरिटी से। उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से एक ही लीडर रूल कर रहा है जो कि रॉबर्ट मुगाबे है। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, और हर बार इलेक्शंस होते हैं और हर बार फिर से यही लोग जीत जाते हैं। ZANU-PF प्रेसिडेंट मुगाबे की पार्टी। ठीक है, फिर से कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है कि हर बार ये कैसे जीत सकते हैं।
प्रेसिडेंट मुकाबे इज़ पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो बात ये भी है कि पॉपुलर तो है ही वहाँ के प्रेसिडेंट जो है, लेकिन वो कुछ गलत तरीके, फ्रॉड तरीके भी चुनते हैं जीतने के लिए। ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मेक हिम लेस अकाउंटेबल। बार बार चेंजेस करे गए हैं प्रेसिडेंट की पावर्स को चेंज करने के लिए। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हेरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। बेसिकली जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं उन वर्कर्स को परेशान किया जाता है, उनकी मीटिंग्स को रोक दिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब ये सोचो कि पब्लिक जो प्रोटेस्ट करती है अपने अधिकारों को लिए, वही चीज़ इलीगल है। मतलब मान लो कि आप जो है प्रोटेस्ट करते हो इस गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इलीगल है। तो ये कहाँ की गवर्नमेंट हुई? ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाती, बस नाम की गवर्नमेंट होती है। देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक लॉ ये भी बना रखी है कि आप प्रेसिडेंट की क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते कि प्रेसिडेंट आखिर क्या डिसीजंस ले रहा है। आप उसके डिसीजंस पे कोई राय नहीं दे सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई विद्रोह नहीं कर सकते। विद्रोह किया तो जेल में जाओगे। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेलीविज़न और रेडियो को गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है, जो कि अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकते थे लोगों को, उन पर भी कंट्रोल है गवर्नमेंट का। तो बताइए कि किस तरीके की गवर्नमेंट है ये। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स। वहाँ के न्यूज़पेपर भी अलग अलग हैं। बट द गवर्नमेंट हैरेसेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। बेसिकली जो गवर्नमेंट के हित में बोलता है जर्नलिस्ट वो तो बच जाता है, लेकिन जो अगेंस्ट बोल गया उससे गवर्नमेंट परेशान कर देगी। हरेस का मतलब यही परेशान करना। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट। अगर कोई मामला कोर्ट में भी चला गया वहाँ का, तो अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ है तो गवर्नमेंट उस जजमेंट को वहीं रोक देगी, कोई फैसला नहीं सुना जाएगा और जजेस को भी प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows the popular approval of the rulers is necessary in democracy but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic. अब जैसे ये पॉपुलर गवर्नमेंट थी 1980 के बाद से ही ये लीडर बनते जा रहे थे, रॉबर्ट मुगाबे, और इन्हीं की पार्टी आ रही थी, तो पॉपुलर तो हो गए थे दुनिया भर में भी और अपने कंट्री में भी और अपने लोगों के बीच भी। लेकिन वो जो फॉलो कर रहे थे, रूल जो कर रहे थे, वो डेमोक्रेटिक नहीं था, वो ऑटोक्रेसी था। ठीक है, वो अकेले ही रूल कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट चलाए जा रहे थे हर बार। इफ़ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। अगर हमें डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें इलेक्शंस को भी देखना होगा, क्या वो फ्री और फेयर हो रहे हैं कि नहीं, क्या उसमें इक्वली जो है लोगों को बराबर का अधिकार मिल रहा है कि नहीं। बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। आपको ये देखना है कि इलेक्शंस के पहले की स्थिति कैसी है और इलेक्शंस के बाद की स्थिति कैसी है, दोनों चीज़ों की एग्जामिन करना पड़ेगा। देयर शुड बी सफिशेंट रूम फॉर द नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। ये बोलना ये चाह रहे हैं कि एक अलग से रूम होना चाहिए जिसमें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, पॉलिटिकल अपोजिशंस हों, कुछ ना कुछ मीटिंग्स कंडक्ट करी जाएं। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो आम लोगों के अधिकार हैं उनकी जो है रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। दे शुड बी फ्री टू थिंक। वहाँ के लोग अपनी सोच को प्रस्तुत कर सकें, फ्रीली सोच सकें, अपने विचार ओपिनियंस दे सकें, पब्लिक के सामने बोल सकें, गलत चीज़ों पर प्रोटेस्ट कर सकें, पॉलिटिकल एक्शंस ले सकते हैं। वो किसी के भी खिलाफ अगर कोई गलत कर रहा है तो लोगों को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब लॉ के हिसाब से सबको बराबर रूप से अधिकार दिया जाना चाहिए। आइदर वो प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का, आइदर वो आम जनता है या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी नेता है। ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। These rights must be protected by the independent judiciary। मतलब इनके जो है इनके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी कोर्ट्स का जो अरेंजमेंट करने चाहिए। वैसे कोर्ट्स के अरेंजमेंट होने चाहिए लेकिन उन्हें एक्शन लेने के लिए बोलना चाहिए, और हम सब ये चैप्टर 6 में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस
government is run after the election, a democratic government कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कि आजकल बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है हमारे इंडिया में, आपको सबको पता है। तो बीजेपी का ये नहीं कर सकती कि अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाएगी या फिर अपने रूल थोपने लगेगी, उसको लोगों की सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर वो इलेक्शन जीत गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी अपने रूल्स लगाएंगे या फिर लोगों के अधिकारों को दबाएंगे। कुछ ना कुछ क्या हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट को रन करना पड़ेगा, मतलब चलानी पड़ेगी सरकार। इन पर्टिकुलर केसेस इट रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। कुछ केसेस में जैसे कि हमारे कास्ट सिस्टम है, जनरल ओबीसी और SC ST, उसमें तो कुछ स्पेशल अधिकार दे सकते हैं, ठीक है, वो पुरानी चीज़ है, ठीक है। लेकिन कोई मेजर डिसीजन लिया जाता है तो वो सबके लिए बराबर होगा। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो ऑफिस में बैठा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट लीडर हो, उसके अपनी अपनी कुछ राइट्स हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने असाइन कर रखे हैं, उसे वो फॉलो करना चाहिए, इसीलिए शपथ भी ली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम देखें जो हमारा चौथा फीचर है, अ डेमोक्रेटिक, जो फाइनल भी है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट्स। कहना ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रूल करेगी वो कुछ लिमिट्स के अंदर रह के करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगी, अपनी नहीं चला सकती किसी भी कीमत पे। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसे लोगों के बारे में, लोगों के अधिकारों को सूचित कराना होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली वाई डेमोक्रेसी, तो एक ये पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब थोड़ा सम अप करते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या पढ़ा है। फिर से वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। अब क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है, जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़े इतने सारे, क्या आपको लगता है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी? हाँ, नाम तो था इनका डेमोक्रेसी, लेकिन इनके रूल्स जो है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी नहीं थे। तो बेसिकली अब डेमोक्रेसी की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो अच्छे से 4 पॉइंट में डिफाइन है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, ठीक है। डिसीजंस तो रूलर्स ही लेंगे, लेकिन बट लोगों को ध्यान में रखते हुए। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, सही रूप से इलेक्शन होंगे, फ्री और फेयर, ठीक है। लोगों को वोट देने का अधिकार सभी को होगा, सभी को मतलब जो 18 अबव होंगे। और द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स। गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही रन होगी, ठीक है। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, फिर जाना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मैं ख़त्म करूंगा, जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं। बेसिकली 2 ही टॉपिक हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी जो आज एक्सप्लेन कर दिया, बचा हुआ टॉपिक वाई डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाया करो, ताकि अगर मान लो कि हमने कोई वीडियो डाली तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो शेयर करना उन बच्चों तक भी, ठीक है, जो जिनके पास ये वीडियो नहीं गई है, मतलब वहाँ शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ सके, उनकी भी स्टडीज़ रेगुलर हो सके। आप लोग सभी जानते हो कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस सभी बंद हैं और ये लंबे बंद होंगे। इट मीन्स 15 मई से पहले तो कोई चांस नहीं है स्कूल्स खुलने का। तो शेयर करो वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।